अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान महमद ने रात की तारीकी में हमला करने का फैसला कर लिया था और कह रहा था, हम गाजी हैं, हम जांबाज और उस्मान के वारिस हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद इस दीवार के सामने लड़े और शहीद हो गए। अब हम सब मिलकर लड़ेंगे और उनका बदला लेंगे। आज रात इन काफरों और रूमियों का वक्त खत्म होता है, एक नया दौर शुरू होगा और ये होगा आज रात। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमद के नारे के बाद बाकी सब लोग भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा पुरजोश और हमले के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। उनके नारों की आवाज़ें कॉन्स्टेंटिनिया के महल के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। शहंशाह का खास वजीर लूकस कह रहा था, हमें हथियार डाल देने चाहिए, सुल्तान हम पर रहम करेगा। तो शहंशाह कहता है, मुझे कॉन्स्टेंटिनिया का आखिरी बादशाह नहीं बनना। यह सुनकर लूकस कहता है, मरे हुए बादशाह का क्या फ़ायदा, जिंदा रहे तो अपनी असल फौज के साथ आकर बदला लेंगे, इन किराए के इटालियन फौजियों के साथ नहीं। यहाँ पर लूकस का इशारा जस्टिनियानी और उसके आदमियों की तरफ था। शहंशाह सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, चलो चलकर अपने खुदा से दुआ मांगते हैं, वही हमारी हिफाजत करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। इधर सुल्तान और उसके फौजी हमले के लिए बहुत पुरजोश थे और बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे। शहंशाह कॉन्स्टेंटीन दीवार पर खड़ा होकर दूर से उन्हें देखने लगता है। इसी दौरान जस्टिनियानी अपने आदमियों से कह रहा था, हम खाई में उनका सामना करेंगे, वही हमारा मोर्चा होगा, उन्हें दीवारों तक नहीं पहुंचने देना, वरना हम तबाह हो जाएंगे। आज की रात खाई में होगा जिंदगी और मौत का फैसला। यह सुनकर जस्टिनियानी के आदमी भी काफी पुरजोश हो जाते हैं, लेकिन वो सब सुल्तान महमद की फौज का 10वां हिस्सा भी नहीं थे, इसीलिए उन्हें चालाकी और एहतियात से काम लेना था। इस तरह जस्टिनियानी अपने आदमियों के साथ दीवार के बाहर आ जाता है। सामने से सुल्तान के बहुत सारे सिपाही आ रहे थे और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झड़प में सैकड़ों उस्मानी फौजी शहीद हो जाते हैं, जबकि जस्टिनियानी और उसके आदमियों का बहुत कम नुकसान हुआ था। इस तरह इस झड़प में एक बार फिर जस्टिनियानी कामयाब रहा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सुल्तान के आदमी अपने फौजियों की लाशें उठा रहे थे। सुल्तान महमद के लिए ये हार बहुत बड़ा झटका थी। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ कॉन्स्टेंटिनिया को फतह करने का ख्वाब चूर चूर हो रहा था। इसके अलावा ये खतरा भी मंडरा रहा था कि मगरब से रूमी फौज शहंशाह की मदद के लिए पहुंच जाएगी। इधर जस्टिनियानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस शहर की हिफाजत के लिए बहुत अहम कड़ी है। इधर सुल्तान महमद के पास एक पैगाम रसां पहुंचता है और कहता है, सुल्तान, एजिन आइसलैंड से एक पैगाम आया है। एक इटालियन दस्ता डार्डानिल्स में देखा गया है। वो फौज और सामान के साथ कॉन्स्टेंटिनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान वो खत लेकर खुद पढ़ने लगता है और उसे पढ़ने के बाद एक गहरी सोच में चला जाता है। इसके बाद 2 साल पहले का मंजर सामने आता है, जब सुल्तान महमद अपनी सौतेली माँ मारा को अपने पास बुलाकर कह रहा था, जब मैं बच्चा था तो आपने मुझे अपना माना, अब मैं आपको हरम से आज़ाद कर रहा हूँ। अब्बा जान के जाने के बाद भी आप यहाँ क्यों बंद हैं? अब आपको सर्बिया अपने खानदान के पास जाना चाहिए। मेरे जानिसारों का एक दस्ता आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। यह सुनकर मारा कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, मेरा खानदान यहाँ है, ये मेरा घर है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखना है। तो सुल्तान कहता है, आप मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन सर्बिया में रहते हुए। मुझे आपकी मदद चाहिए वालिदा मारा। वहाँ रहकर आप मेरे कान बनेंगी और मेरी आवाज़ बनेगी, क्योंकि अब कॉन्स्टेंटिनिया पर हमले का वक्त आ चुका है। यह सुनकर मारा कहती है, कॉन्स्टेंटिनिया पर हमला, इतनी जल्दी? तो सुल्तान कहता है, हमला तो करना है, अगर नाकाम रहा तो गद्दी चली जाएगी और शायद मेरी जिंदगी भी, पर अगर मैं जीता तो नया सीजर बन जाऊंगा। यह सुनकर मारा मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, पर जाने से पहले मेरी एक सलाह मानो। देखो कि तुम्हारे बाबा नाकाम क्यों हुए थे और उनसे पहले के सुल्तान क्यों नाकाम हुए थे। उनकी नाकामी तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। इसके बाद दोबारा मौजूदा मंजर सामने आता है, जब सुल्तान को खबर मिली थी कि एक इटालियन दस्ता साजो सामान के साथ कॉन्स्टेंटिनिया की तरफ बढ़ रहा है। मुहासरे को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अगर हम कॉन्स्टेंटिनिया का महल वकूअ देखें तो वो तकरीबन चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ था। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनिया दुनिया का सबसे महफूज शहरों में से एक था, लेकिन उसकी हिफाजत में एक कमी थी। गोल्डन हॉर्न के पास समुद्र की तरफ इसकी दीवारें कमजोर थीं और वहां पर फौजी दस्ते भी नहीं थे। गोल्डन हॉर्न के दाखिली रास्ते पर लोहे की एक मजबूत चेन नस्ब की गई थी, जो तकरीबन 800 मीटर लंबी थी। इस चैन को पार करना बहुत ही मुश्किल काम था।
अगर दुश्मन का कोई जहाज आता तो चैन को खींच दिया जाता था ताकि जहाज आगे ना बढ़ पाए, और अगर कोई दोस्ताना जहाज होता तो वो चैन को नीचे कर देते ताकि वो अंदर आ सके। रोमन नेवी छोटी थी और उसमें 30 से भी कम बहरी जहाज थे, लेकिन वो गोल्डन हॉर्न के अंदर महफूज थे। मेहमद ने इससे पहले 23 हमलों में नाकामी का जायजा लिया था और उसे समझ आ चुका था कि समुद्र के रास्ते को काबू किए बगैर जीत नामुमकिन है। उसकी नई 126 कश्तियों पर मुश्तमिल फौज कई हफ्तों से गोल्डन हॉर्न के करीब मौजूद थी। उस्मानियों के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि वो समुद्र में इतने माहिर नहीं हैं, इसलिए मेहमद ने इस शोबे में बहुत पैसा लगाया था। मुहासरे को 14वां दिन शुरू हो चुका था। सुल्तान को खबर मिली थी कि 3 दिन में इटालियन जंगी जहाज यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए सुल्तान मेहमद ने बहरी फौज के कमांडर को अपने पास बुला लिया था और उसे कहता है, कल रात के हमले में हमने मुंह की खाई है। रोमन और उनके इत्तेहादी फौजी हम पर हंस रहे होंगे। कमांडर बलतागलू पाशा, मैं इस तरह दोबारा शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैंने तुम्हारी निगरानी में अब तक का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया है। इटालियन जहाज किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। यह सुनकर कमांडर बलतागलू कहता है, ये मेरा वादा है सुल्तान, हम इटालियन जहाज़ों को समुद्र के अंदर गर्क कर देंगे। सुल्तान खुश होकर कहता है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें जहरीली मछलियों को खिला दूंगा। नाज़रीन, इटालियन बहरी फौज को उस वक्त सबसे खूनख्वार फौज समझा जाता था। उसे रोकने का जिम्मा मेहमद के चोटी के सिपा सलार को दिया गया था, जिसका पूरा नाम था बलतागलू सुलेमान। बलतागलू का मतलब है कुल्हाड़े का बेटा। इतने साल जानिसारी दस्ते में काम करते हुए वो एक खूनख्वार जांबाज के तौर पर मशहूर हो गया था। उसे किसी भी कीमत पर इटालियन जहाज़ों को कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने से रोकना था। इस तरह वो बेसब्री से इटालियन जंगी जहाज़ों का इंतजार करने लगते हैं। इटालियन बहरी बेड़ा पोप ने भेजा था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी था, और उन्हें रोकने के लिए उस्मानी फौज बिल्कुल तैयार खड़ी थी। 4 इटालियन जहाज़ दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। 3 जहाज़ों में जंगी फौजी मौजूद थे, जबकि एक जहाज़ में खाने पीने की चीज़ें थीं। उन्हें आता देखकर कॉन्स्टेंटिनोपल का शहंशाह बहुत खुश हो जाता है और सुल्तान मेहमद की फौज अपनी पोजीशनें संभालने लगती है। इधर सुल्तान कह रहा था, बस 4 हैं, यकीनन और भी आ रहे होंगे। इसी दौरान सुल्तान मेहमद के कुछ आदमी एक सुरंग खोदने में मसरूफ थे ताकि वो उसके जरिए कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस सकें, और ये काम कर रहे थे मेहमद के सैकड़ों सर्बियन मजदूर। मेहमद ने उन्हें सर्बिया से मंगवाया था क्योंकि वो इस काम में माहिर थे, लेकिन शहंशाह कॉन्स्टेंटीन और रोमियो के पास इसका भी हल मौजूद था। जॉन ग्रांट, स्कॉटलैंड का एक माहिर फौजी, वो एक इंजीनियर के तौर पर काफ़ी मशहूर था और सुरंगों की खोज लगाने में माहिर था। उसने पानी की टंकियां भरवा कर रख दी और फिर पानी की लहरों का जायजा लेने लगा। इस तरह उसे पता चल गया कि सुरंग किस तरफ से खोदी जा रही है, जिसके बाद उसने भी खुदाई शुरू करवा दी ताकि दीवार तक पहुंचने से पहले सुल्तान के आदमियों को रोका जा सके। दूसरी तरफ सुल्तान मेहमद की समुद्री फौज इटालियन बहरी बेड़ों को रोकने में मसरूफ थी। इस तरह वो उनके काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। फिर बलतागलू कहता है, तीरंदाजों तैयार हो जाओ और निशाना लगाओ। इसके बाद हमला शुरू हो जाता है। सुल्तान के फौजी आग वाले तीर बरसा देते हैं, जिनसे उन जहाज़ों पर आग लगना शुरू हो जाती है। यह देखकर सुल्तान मेहमद की फौज में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जबकि इटालियन फौजी आग बुझाने में मसरूफ हो जाते हैं। इतने में उन पर मजीद तीर चला दिए जाते हैं। यह देखकर शहंशाह कहता है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। तो जस्टिनियानी कहता है, आप उदास मत होइए शहंशाह, यह दुआ कीजिए कि बस हवा थोड़ी तेज हो जाए। इधर इटालियन फौजियों के जहाज़ों में आग फैल रही थी और उनके जहाज़ अटक गए थे, जबकि बलतागलू की सरबराही में फौज उनके मजीद करीब आ रही थी ताकि वो जहाज़ों के अंदर घुसकर सबका खात्मा कर सकें। दूसरी तरफ सुल्तान के आदमी एक सुरंग खोद रहे थे, जबकि रूमी फौज भी उन्हें रोकने के लिए खुदाई कर रही थी। कुछ ही देर में उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं और फिर उस सुरंग के अंदर बम फेंक देते हैं, जिससे सुरंग के अंदर हर तरफ आग फैल जाती है, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं और सुरंग तबाह बर्बाद हो जाती है। इस तरह सुल्तान का ये मंसूबा भी नाकाम हो जाता है और रूमी फौजी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान की बहरी फौज जहाज़ों के करीब पहुंच रही थी। यह देखकर इटालियन फौजियों ने चारों जहाज़ों को आपस में बांधना शुरू कर दिया और उसे तैरता हुआ एक किला बना दिया। उन्हें एक बर्तरी हासिल थी कि वो ऊंचे थे और सुल्तान की जंगी कश्तियां नीची थीं, इसलिए नीचे से हमला करना मुश्किल, जबकि ऊपर से उन्हें रोकना काफ़ी आसान था। इस तरह इटालियन फौजी ऊपर नेज़े लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इटालियन फौजी आसानी से सुल्तान के सिपाहियों को निशाना बनाते जा रहे थे, जिससे कई सिपाही मारे जाते हैं। इतने में हवा भी तेज होने लगती है, जिसका फायदा इटालियन जहाज़ों को होना था। तेज हवा से उनके जहाज तेजी से आगे बढ़ सकते थे। इसी दौरान लड़ाई जारी थी। एक इटालियन फौजी निशाना लेकर तीर चलाता है, जो कमांडर बलतागलू की आंख में जाकर लगता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जबकि तेज हवा का फायदा उठाते हुए इटालियन बेड़े तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। बलतागलू के बहुत से सिपाही जख्मी और मारे जा चुके थे।
یہ دیکھ کر وہ بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ چاروں بحری جہاز گولڈن ہارن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس سے رومی یعنی بیزانتینی لوگوں کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شہنشاہ پرجوشی سے کہنے لگتا ہے، کیا خوبصورت دن تھا، اوپر والے نے ہمارا ساتھ دیا۔ جبکہ دوسری طرف سلطان مہمت بہت پریشان اور غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا، بلتاگلو کو لے کر آؤ۔ کچھ دیر بعد بلتاگلو کو زخمی حالت میں وہاں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر قسطنطنیہ میں جشن جاری تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ شہنشاہ کہہ رہا تھا، جب تک اوپر والے کا ساتھ ہے دیواریں مضبوط رہیں گی۔ مہمت اب کتوں کی طرح دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف بلتاگلو کو سلطان مہمت کے سامنے پہنچا دیا گیا تھا۔ سلطان شدید غصے میں اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں ابھی تمہاری گردن کاٹ سکتا ہوں، بولو کیوں نہ کاٹوں؟ تو بلتاگلو کہتا ہے، میں ناکام رہا سلطان، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان کہتا ہے، مذاق بنا دیا تم نے میرا، تم بزدل ہو۔ تو بلتاگلو کہتا ہے، جو مرضی کہہ لیں سرکار، لیکن میں بزدل نہیں ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے سزا دیں سرکار، پر میرے ساتھی آدمیوں کو معاف کر دیں۔ جب تک ہمارے بس میں تھا ہم نے لڑائی کی۔ سلطان اس کی گردن اتارنے ہی والا تھا کہ اتنے میں وزیر اعظم خلیل پاشا بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، اس پر رحم کیجیے سلطان، یہ ایک جانباز سپاہی ہے جس نے بہت سی جنگوں میں اپنی وفاداری ثابت کی ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو دی۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں دوسرے کچھ کمانڈر اور فوجی بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، بلتاگلو ایک بہادر جنگجو ہے۔ جس کے بعد سلطان اس کی جان بخش دیتا ہے اور اسے صرف کوڑے مارنے کی سزا سنا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف شہزادی تھرما ایک زخمی سپاہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں جسٹنجانی وہاں پہنچتا ہے۔ اس کا زخمی بازو دیکھ کر تھرما کہتی ہے، چلیے میں مرہم پٹی کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زخم کو صاف کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد سربیا کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں ایک عورت سلطان مہمت کی سوتیلی ماں مارا کے پاس پہنچ کر کہتی ہے، مارا، قسطنطنیہ سے خبر آئی ہے۔ مارا ہنستے ہوئے وہ خط پڑھنے لگتی ہے، لیکن اس میں اچھی خبر نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ سلطان مہمت کو قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر ناکامی کا سامنا ہے۔ یہ پڑھ کر وہ کافی اداس ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے والد کے محل میں رہ رہی تھی جو سربیا کا راجا تھا۔ وہ اس طرف جانے لگتی ہے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر جنرل اسٹیفن کہہ رہا تھا، لارڈ، ہمیں قسطنطنیہ کی طرف فوج بھیج دینی چاہیے، عثمانیوں کی حالت بہت خراب ہے، ولاکٹنز بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ناظرین، یہ دراصل قسطنطنیہ کے شہنشاہ کا ساتھ دینے کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ سربین اور ہنگیرین ایک لمبے عرصے سے عثمانیوں کے دشمن تھے۔ یہ باتیں سن کر مارا مزید پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اندر ان دونوں کے سامنے پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی خاص بات کیے بغیر واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے پیغام رساں کو بھیجو، اسے فوراً قسطنطنیہ کی طرف جانا ہوگا۔